बुद्धिमान व्यक्ति में एक गुण ये होता है कि बुद्धिमान व्यक्ति को पता होता है कि कब नहीं बोलना है, कहाँ पे मौन धारण कर लेना है। धीरेन्द्र शास्त्री का जो भी बिजनेस मॉडल हो, जिस तरह से भी चल रहा हो, अगर वो इस मौके पे चुप हो जाते तो अच्छा रहता, पर ऐसे मौक़ों पे बोल के वो अपने आप को और ज़्यादा प्रदर्शित कर देते हैं कि कितने खोखले हो रखे हैं। माननीय जितने भी शंकराचार्य हैं उन्होंने तो ऑलरेडी इन्हें रिडिक्यूल कर रखा है। ये जो अलग अलग मठ के लोग हैं वो थोड़ा सा भाव दे देते हैं इन्हें, और जो कॉमनर्स है बेचारे वो दुनिया भर का जादू टोना जो ये करते हैं उसकी चक्कर में इनके आसपास आ जाते हैं। पर्सनली मुझसे पूछो तो मैं तो भाई शिवानी शाह के सर, क्या नाम है, कौन सी शाह है, वटेवर, जो माइंड रीड करती हैं, मैं तो भाई उनके पैरों में जाके नतमस्तक हूँगा। मेरा भाई प्रेफरेंस वहाँ पे है। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन धीरेन्द्र शास्त्री। आइए सुनते हैं महामहिम ने क्या कहा है। हिंदुओं के अंदर एक खोट है। अभी आज हम कमेंट पढ़ रहे थे, हमको बहुत लोगों ने फोन भी किया, कुछ हमारे मित्र हैं कम्युनिस्ट बुद्धि के, वो हमसे जुड़े हुए हैं और हमें फोन लगा के कह रहे थे अब बाबा आप क्या कहोगे, पर्ची खोलोगे? तो हमने कहा बिल्कुल खोलेंगे। वो हमारे मित्र हैं, बहुत अच्छे मित्र हैं। उन्होंने कहा कि इतने महात्मा, इतने साधु, इतने जपी, इतने तपी, फिर भी इस घटना पर आपका क्या विचार है? हमने कहा देश में प्रतिदिन लोग मर रहे हैं और करोड़ों लोग मर रहे हैं। कुछ दवा के बिना मर रहे हैं और कुछ स्वास्थ्य की व्यवस्था के बिना मर रहे हैं, कुछ हार्ट अटैक से मर रहे हैं। निश्चित रूप से ये जो घटना हुई वो निंदनीय हुई है और बहुत विचित्र हुई है। पर एक बात बोलें, ये महाप्रयाग है, मृत्यु सबकी आनी है, एक दिन मरना सबको है, पर कोई गंगा के किनारे मरेगा तो वो मरेगा नहीं, मोक्ष पाएगा। जैसा कि मैंने कहा, ऐसे मौक़ों पे जो समझदार रिलीजियस लीडर होगा या समझदार कोई भी लीडर होगा वो चुप रहेगा। वो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेगा कि ऐसी जगहों पे बयान न दे, बचने की कोशिश करे। पर देन अगेन धीरेन्द्र शास्त्री इज़ नॉट दैट मैच्योर, लेकिन कम उम्र में वो जादू टोना वट एवर ही इज़ डूइंग, जिसको वो पोर्ट्रे कर रहे हैं चमत्कार की तरह, उसकी वजह से एक बहुत बड़ी भीड़ उनके पास आ चुकी है एंड उसी को वो कैश कर रहे हैं अच्छे से। अब जब भीड़ आपके पास आ जाती है तो भीड़ को लगातार अपने पास बना के रखने का प्रेशर आप में रहता है, क्योंकि आपको क्वेश्चन किया जा रहा है। अगर आप शांति से निकल जाते हो तो कुछ वक्त के लिए तो आपकी भीड़ आपको लेकर स्केप्टिक होगी या कुछ सोचेगी, कुछ तो आपको डिफेंड करने के लिए किसी भी हद तक जाएगी, लेकिन शांति से अगर वो फेज आप क्रॉस कर देते हो तो यथास्थिति बरकरार हो जाती है। इफ़ यू जस्ट मैनेज टू बी साइलेंट इनफ, तो एक पॉइंट के बाद लोग भी अपने आप उस चीज़ को भूल जाते हैं, क्योंकि हमारी जो मेमोरीज हैं बड़ी शॉर्ट टर्म है। आज के टाइम पे तो और ज़्यादा डेटा हमारे मुंह पे मारा जा रहा है, तो ऐसे में वी आर नॉट वेरी रिफ्लेक्टिव ऑफ व्हाट वी हैव बीन थ्रू, व्हाट वी आर गोइंग थ्रू, व्हाट वी आर विटनेसिंग। अब ऐसे में समझदार व्यक्ति होते धीरेन्द्र शास्त्री तो वे यहाँ पे चुप रहते, बयान देने से बचते, लेकिन क्योंकि धीरेन्द्र शास्त्री उतनी ही आत्ममुग्धता से लिप्त हैं जितना कोई भी एवरेज 27-28 साल का लौंडा होता है, तो इस वजह से उनको जवाब तो देना था। भाई मैं एक एवरेज 27-28 साल का लड़का नहीं हूँ, मेरे आसपास लाखों की भीड़ है, मेरे पैरों में पड़ने वाली लाखों की भीड़ है, और ये भीड़ मुझे क्वेश्चन नहीं कर सकती। अगर कर रही है तो मैं इसका मुंहतोड़ जवाब दूंगा, और उस जवाब के चक्कर में इनके यहाँ से ऐसे बयान निकल के आते हैं। आई हैव ऑलवेज वंडर्ड कि धीरेन्द्र शास्त्री अगर लोगों का दिमाग पढ़ सकते हैं, तो जैसे ये यहाँ पे कह रहे हैं कि कम्युनिस्ट मानसिकता का एक व्यक्ति हमारे पास आया था, तो जो कम्युनिस्ट मानसिकता का व्यक्ति आया है धीरेन्द्र शास्त्री, अगर वेल रेड कोई भी कम्युनिस्ट आएगा तो ही विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कम्युनिज्म वेरी वेल। लेकिन मैं लिख के देता हूँ 10 मिनट धीरेन्द्र शास्त्री के साथ बैठ जाओ और उनसे कह दो कि भैया मुझे कम्युनिज्म समझा दो, जिसको आप कम्युनिस्ट बोल रहे हो वो समझा दो, सन्नाटा पसर जाएगा। अगर आप अमेरिका की हिस्ट्री देखने जाओगे तो एक टाइम पे ऐसा भी वक्त आया था कि अगर अलग अलग इंटेलेक्चुअल्स जो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी के साथ एफिलेशन रखते थे या उनके साथ उठते बैठते थे, उनको धरा गया, टॉर्चर किया गया, परेशान किया गया हर तरीके से, क्योंकि अमेरिकन पैट्रियोटिज्म वाज बिगर देन कम्युनिज्म एज एन आइडियोलॉजी। तो उस तरह का माइंडसेट यहाँ पे भी जिन्होंने कम्युनिज्म को पढ़ा नहीं, जो कम्युनिज्म को जानते नहीं, जो कम्युनिज्म को समझते नहीं, उनके अंदर भी है। आई एम वेरी स्केप्टिकल अबाउट कम्युनिज्म। आई हैव माई रीजन्स, बट दोज रीजन्स डेवलप्ड आफ्टर आई रेड कम्युनिज्म। लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री को मैं लिख के दे रहा हूँ, उन्होंने कम्युनिस्ट का पर्चा भी नहीं पढ़ा होगा भाई। एक जेएनयू का मास्टर्स का लड़का कम्युनिज्म के बारे में धीरेन्द्र शास्त्री से ज़्यादा जानता होगा, जो कि किसी का भी दिमाग पढ़ सकते हैं। तो इनके सामने किसी भी कम्युनिस्ट बड़े स्कॉलर को बैठा दो, हो सकता है ये पूरी की पूरी कम्युनिज्म को एकदम डाइजेस्ट करके अपने शब्दों से निकाल ले। इट्स एन इंटरेस्टिंग केस स्टडी। धीरेन्द्र शास्त्री को बैठना चाहिए किसी कम्युनिस्ट के साथ, उसके पास कम्युनिज्म की अच्छी जानकारी हो, कोई अच्छा कम्युनिस्ट स्कॉलर, क्योंकि अभी तो क्या है ना कि उस भद्द में कई सारे बेवकूफ़ भी भरे बैठे हैं जिनको कम्युनिज्म की उतनी समझ नहीं है, बट दे पोर्ट्रे देमसेल्फ एज कम्युनिस्ट, क्योंकि एक एस्थेटिक सेंस भी है कम्युनिस्ट होने का। तो उस भीड़ में इकट्ठा हो जाएंगे 4 ठो लोग, लेकिन एक अच्छे स्कॉलर को अगर बैठाओगे तो धीरेन्द्र शास्त्री, क्योंकि भाई ही इज़ क्लियर वॉइंट, आपका दिमाग पढ़ सकते हैं, साइकिक ही साइकिक, तो भाई जाहिर सी बात है कि वो पूरी की पूरी कम्युनिज्म की आइडियोलॉजी को विद इट्स इंट्रिकेसीज पढ़ के समझ के
उसके ऊपर कॉमेंट्री कर सकते हैं, एंड ही कैन पेव वे फॉर कम्युनिज्म टू डेवलप एज वेल। क्योंकि भाई ही इज धीरेन शास्त्री भाई, हमारे तुम्हारे तरह आम फुद्दू आदमी थोड़े हैं भाई। तो वो और ज़्यादा बेटर तरीके से कम्युनिज्म को कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए आज के नए परिप्रेक्ष्य में, उसके पक्ष में भी बात कर सकते हैं भाई। ग्रेट इंटेलेक्चुअल धीरेन शास्त्री। आई होप कि कोई ये केस स्टडी के लेकर दिमाग क्या पढ़वा रहे थे, मुझे ये नहीं समझ में आता। ये न्यूज़ चैनल वाले जाते हैं इसके पास, कहते हैं कि भाई बताओ मैं क्या करने आऊँ। अरे तुम ये मत पूछो भाई, एक ठौर कम्युनिस्ट को लेके जाओ, ठीक है, एक ठौर लेट से मैथमेटिशियन को लेके जाओ, और एक ठौर फिजिसिस्ट को लेके जाओ, और धीरेन शास्त्री के साथ बैठाओ, और मैथमेटिशियन फिजिसिस्ट से खाली कह दो कि तुम्हें एक सवाल पूछना है, इससे कोई इक्वेशन से रिलेटेड सवाल पूछो, और कोई सवाल नहीं पूछना है। लेट से भाई कि यूनिफाइड थ्योरी बनेगी कि नहीं बनेगी, कॉन्शियसनेस क्या है भाई, कॉन्शियसनेस बताओ क्या है, या हार्ड प्रॉब्लम ऑफ कॉन्शियसनेस जो है वो सूडो प्रॉब्लम है कि एक्चुअल प्रॉब्लम है, ये फिलोसफर्स खाली खेल रहे हैं, या मैथमेटिक्स में कोई फ्लूइड इक्वेशन लेके आ गया कि भाई ये फंसी पड़ी है कैसे सॉल्व होगी एंड ऑल दैट। ये सारी चीज़ें एकदम कर दी खींच दी। ये पता नहीं रिपोर्टर लोग क्यों एंडे बेंडे पहुंच जाते हैं, बताओ कि बाबा मैं क्या आपसे सवाल पूछने आया था वगैरह। नहीं, ये सब करना ही नहीं भाई तुम्हें। तुम लेके जाओ मैथमेटिशियन, तुम लेके जाओ फिजिसिस्ट, तुम लेके जाओ अलग अलग डोमेन के एक्सपर्ट्स को, और उनके सवाल उस नीश और डोमेन स्पेसिफिक होने चाहिए। भाई तुम सोच के देखो समाज का कितना कल्याण होगा अगर बड़ी बड़ी बिग प्रॉब्लम्स धीरेन शास्त्री अपने मंडप में बैठ के कल्याण होगा करके बता दे भाई, कितनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। लाइक देयर इज बिलियंस ऑफ मनी इन्वॉल्व इन सॉल्विंग दीज प्रॉब्लम्स, एंड वी नीड पीपल लाइक धीरेन शास्त्री। वी नीड हिम, वी नीड सिद्धियाँ, वी नीड these kind of what would I say सुपर नेचुरल एलिमेंट्स, जिनके जरिए हम समझ सके सारी की सारी चीज़ों को। पता नहीं न्यूज़ रिपोर्टर क्या करते रहते हैं। अभी फिर कोई न्यूज़ रिपोर्टर पहुंच जाएगा इनके पास वही बात लेके। नहीं भाई, तुम एक अच्छे फिजिसिस्ट को लेके जाओ। इवन इंडियन अर्थव्यवस्था उसको हम कैसे बेहतर करें, धीरेन शास्त्री को बना के देना चाहिए इकोनॉमिक मॉडल। इकोनॉमिक्स को बैठाओ धीरेन शास्त्री के पास, और जो पूरी की पूरी मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स और कैपिटलिज्म, मिक्स्ड इकोनॉमी और कम्युनिज्म, फ्री मार्केट, और ये जितनी भी डिबेट है धीरेन शास्त्री को बैठाओ भाई, वो बताएंगे जवाब। क्योंकि भाई जवाब तो उतरते हैं वहाँ पे, जवाब ऐसे हवा में नहीं आते, क्योंकि वो तुम्हारे दिमाग पढ़ते हैं और फिर पर्चा खोलते हैं। तो पर्चे में अगर उन्होंने सॉल्यूशन लिख दिया, अगर 2 लाइन का भी सॉल्यूशन लिख दिया भाई, कल्याण होगा। पता नहीं ये जर्नलिस्ट लोग क्या करते रहते हैं, एब्सोल्यूट डम फक्स इडियट्स। नतमस्तक हो और एक एक्सपर्ट को लेके जाओ। अगर तुम रिलीजियस लिटरेचर भी लेके जाओगे, क्योंकि मेरा अपना डोमेन फिलोसफी का है, आई नो दैट मोक्ष को लेकर जैसी धारणा ये पोर्ट्रे कर रहे हैं वैसी नहीं है। आप अलग अलग रिलीजियस लोगों को पढ़े सुनेंगे। लेट्स फॉर इंस्टेंस अभी इस वक्त प्रेमानंद महाराज, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा चर्चा में रहते हैं, आप उधर सुन लो। वो कभी नहीं कहेंगे कि केवल संगम में नहा लेने से आपको मोक्ष मिल जाना है, अगर संगम में मर जाओगे तो आपको मोक्ष मिल जाएगा। ये सारी की सारी रूढ़ियाँ हैं, ये सारी की सारी पुरानी बातें हैं। कबीर के टाइम पे भी ये बात कही जाती थी कि भैया जो बनारस में मरेगा, जो इलाहाबाद में मरेगा, उसको डायरेक्ट भेजा जाएगा स्वर्ग में, डायरेक्ट मोक्ष की प्राप्ति होगी। कबीर भाई साहब ने कहा नो ब्रो, मैं वो करूँगा जो कि कंप्लीटली इस पूरी की पूरी रूढ़ी के अगेंस्ट होगा। एंड ही चोज अ नॉन रिलीजियस सिग्निफिकेंट प्लेस टू लीव हिज बॉडी। सो इस पूरे के पूरे रूढ़िवादिता को आप अगर हिस्टोरिकली समझोगे, ये चलती चली आ रही है, चलती चली आ रही है। एंड धीरेन शास्त्री इज अ प्रोडक्ट ऑफ रूढ़िवादिता ओनली। अगर और ज़्यादा कुरेदोगे तो कास्ट लाइन से तुम्हें चीज़ें मिल जाएंगी जहाँ पे वो कास्ट बेसिस पे कमेंट करते हैं। और ज़्यादा कुरेदना चाहोगे तो अपनी ब्राह्मण होने की सुप्रीमेसी को भी वो सटल तरीके से दिखाते हुए दिख जाएंगे। मुश्किल सवालों के बीच रखोगे तब भी दिक्कत आ जाएगी। तो ऐसे में ये जो पूरा का पूरा बयान है, अभी वो कह रहा है कि भैया यहाँ पे जो मरेगा वो आम मौत नहीं होगी, वो भाई होगी मौत जो डायरेक्ट मोक्ष दिलाएगी। तो भाई बिल्कुल बेवकूफ़ाना बात है। अगर तुम भगवत गीता पढ़ोगे, भगवत गीता में भी ऐसी कोई बात नहीं लिखी हुई है, जो कि मैग्नम ऑपस काइंड ऑफ ग्रंथ है, वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है। एक चीज़ भक्ति योग में चलती है कि अगर आप किसी के भक्त हैं, किसी पर्टिकुलर की जब तब साधना कर रहे हैं, और प्राण छूटते छूटते आपने अगर उनका नाम ले लिया तो आपको वो गति प्राप्त हो जाएगी। ये जो मोक्ष की धारणा, ये इतनी आसान नहीं है। मोक्ष के लिए करोड़ों जन्म, लाखों जन्म लगातार चलते रहते हैं। एक कामना भी अगर आप में बची है, एक लालसा भी आप में बची है, तो आप मोक्ष के लिए कंटेंडर ही नहीं हो। दिस इज़ द मेटाफिजिकल फ्रेमवर्क जिसमें पूरी की पूरी रिलीजियस बातें चल रही हैं, एटलीस्ट एज पर हिंदुइज्म क्या, इवन जैनिज्म, इवन बुद्धिज्म, वहाँ पे भी यही बातें चल रही है। इफ़ देयर इज इवन वन सिंगल कामना, वन सिंगल इच्छा, तो भैया आप आर सकम टू बी रिबॉर्न अगेन। किस फॉर्म में वो डिसाइड होगा एंड व्हाट नॉट, अलग अलग तरीक़ों से। बुद्धिज्म में कोई ऐसा डीटी नहीं है जो उस चीज़ को डिसाइड करेगा, या कोई ऐसी अथॉरिटी नहीं है जो इस चीज़ को डिसाइड करेगी। हिंदुइज्म में अपूर्व ये करता है, बट कौन डिसाइड करता है जन्म, आई एम नॉट वेरी श्योर, आई हैव टू लुक एट इट।
एंड जैनिज्म में भी ऐसा ही क्रिया चलता रहता है। अच्छा, इलाहाबाद में भी अगर मैं देहाती रसगुल्ले के यहाँ रसगुल्ला खाते खाते मर गया तो मुश्किल से 5 किलोमीटर है भाई संगम क्षेत्र से, मुश्किल से। तो अगर मैं देहाती रसगुल्ले के यहाँ रसगुल्ला खाते खाते मर गया तो मुझे मोक्ष मिलेगा? धीरेन्द्र शास्त्री जवाब दे। अगर मैं लट से नेत्राम की कचौड़ी पे मर गया भाई, नेत्राम के यहाँ 8 किलोमीटर होगा, वहाँ पे मैं कचौड़ी खाते खाते निपट गया तो? अगर मैं संगम क्षेत्र में मर गया, संगम पे नहीं क्षेत्र में, चुंगी से जैसे ही अंडर करता हूँ, तो मुझे मोक्ष मिलेगा? धीरेन्द्र शास्त्री इन कैटेगोरिकल जवाब को, इन डिमार्केशंस को कैसे जवाब देंगे? तुम अभी किसी ढंग के व्यक्ति के पास जाओगे, वो कंप्लीटली इस चीज़ को कैटेगोरिकली डिनाई कर देंगे। मजे की बात यही है कि 3 शंकराचार्यों में से एक शंकराचार्य ने इनकी बात को खंडित कर रखा है कि ठीक है, तुम यहाँ पे अपना प्राण छोड़ दो, तुम्हारे पास तो सिद्धियाँ भी हैं, तुम तो भाई लोगों का दिमाग पढ़ लेते हो। पर जोक्स अपार्ट, ये वही धीरेन्द्र शास्त्री है जिन्होंने कुछ दिन पहले ये भी बयान दिया था कि जो लोग कुंभ में नहाने नहीं आ रहे वो राष्ट्रद्रोही है, वो हिंदू धर्मद्रोही है, वगैरह वगैरह। दीज स्टेटमेंट्स आर अलोंग द लाइन्स ऑफ एक्सट्रीमिज्म, जो ये डिसाइड करता है कि तुम हिंदू हो कि तुम गैर हिंदू हो, तुम हिंदू हो कि नहीं हो। जबकि हिंदू कल्चर में कहीं भी ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है कि दिस इज़ वॉट डेफिनेटली मेक्स यू हिंदू। ना ऐसा कहीं लिखा है, ना ऐसा कहीं प्रोपोगेट हो रखा है। तुम्हें दिख जाएंगे जो सारी, इवन मैं तुम्हें बताता हूँ, कबीर ने शाक्त परंपरा को इतनी बुरी शब्दों में क्रिटिसाइज कर रखा है। तुम तो केवल वो 2-4 दोहे सुन लेते हो, काकर पाता जोड़ के मस्जिद लियो बनाए, या पाथर पूजे हर मिले तो मैं पूजू पहाड़। लेकिन शाक्त परंपरा, क्योंकि कबीर हिमसेल्फ प्रैक्टिस्ड शाक्त ट्रेडिशन फॉर सम टाइम टू गेट द रियलाइजेशन एंड वॉट नॉट, और उसके बाद वो वैष्णव बने थे। एंड कबीर हैज़ बीन वेरी क्रिटिकल ऑफ शाक्त परंपरा, बहुत खरी खोटी बोल रखी है। और अभी तुम देखो इंटरनेट पे अचानक से शाक्त और तंत्र और शैविज्म वाले लोग अलग अलग पॉडकास्ट पे, फॉर एग्जांपल रणवीर के पॉडकास्ट पे और कहानी जाके दुनिया भर की चीज़ें बता बता के एक काइंड ऑफ हेजेमनी फिर से स्टैब्लिश कर रहे हैं, उस फिलोसॉफिकल ट्रेडिशन को, उस पर्टिकुलर रिचुअलिस्टिक ट्रेडिशन को फिर से रिवाइव करने की। बट ये ऑलरेडी बहुत ही स्ट्रांगली चल रहा था। अगर सोचो हम आज इतने डॉगमेटिक हैं तो कबीर के टाइम पे कितने डॉगमेटिक थे, जस्ट थिंक अबाउट इट। और कबीर के टाइम पे हम डॉगमेटिक थे, उस टाइम पे कबीर ने शाक्त ट्रेडिशन को उल्टा सीधा बोल रखा है। लाइक बहुत ही ज़्यादा खरी खोटी नहीं, लेकिन द वे कबीर डज इट। तो पॉइंट यही है कि ये जो कंजर्वेटिज्म है, जो उस रूढ़ियों से चिपके रहना है, वो कई बार आपको दूसरे डोमेन की या दूसरी डोमेन की इंसाइट्स और ये सारी चीज़ें एक्सप्रेस करने का मौका नहीं देता है। और उसी में कुछ ऐसे लोग उठ के आते हैं जिनके पास ऐसी अंडरस्टैंडिंग होती नहीं। मैं गारंटी देता हूँ धीरेन्द्र शास्त्री अगर किसी भी ढंग के इंडियन फिलोसफी के स्कॉलर के साथ बैठ जाए, धीरेन्द्र शास्त्री डजंट अंडरस्टैंड इंडियन फिलोसफी। उनको बेसिक्स भी क्लियर नहीं है। किसी भी नॉर्मल ग्रेजुएशन किसी बच्चे ने कर रखा हो किसी अच्छी जगह से, जहाँ का कोर्स अच्छा हो, बैठ जाए धीरेन्द्र शास्त्री उसके साथ डिबेट करने के लिए इंडियन फिलोसफी पे, इंडियन फिलोसफिकल ट्रेडिशन में, नहीं पता है भाई। लेकिन एंड ऑफ द डे फिर आपको एक मैस्कट चाहिए होता है, तो उस मैस्कट को बचाने के लिए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए अलग अलग राइट विंग फोर्सेस, अलग अलग राइट विंग के लोग तैयार होते हैं सोशल मीडिया पे एंड वॉट नॉट टू शो कि अरे ये सिद्धियाँ, ये है, ये है, ये है, ये। पहली बात ये है, अगर तुम ट्रेडिशन को पढ़ने जाओगे, सिद्धियाँ शोकेस करने के लिए नहीं होती हैं, सिद्धियाँ दिखाने के लिए नहीं होती है। इफ़ दे एग्जिस्ट, क्या मेरे पास सिद्धि है भाई, मैं तुम्हारे रोग ठीक कर दूंगा, आज से एम्स की इस देश में ज़रूरत नहीं है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। देखो उसके पीछे सिंपल सा रीज़न यही है कि द मोमेंट यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग दोस्त, तुम साइकोलॉजिकल ईगोइज्म में आ जाओगे। और पूरी की पूरी रिलीजियस जर्नी इसी चीज़ की है कि जो सेंस ऑफ ईगो सेल्फ है उसको जितना ज़्यादा डिसॉल्व किया जा सके क्लियर कर दिया जाए, और उस डिसोल्यूशन के बेसिस पे अलग अलग गतियाँ हैं। बट द थिंग इज़ दिस कि अगर ठीक है तुम धीरेन्द्र शास्त्री के फ़ैन हो, ठीक है, बहुत लोगों के घर में आपको दिखेंगी कि मम्मी लोग धीरेन्द्र शास्त्री को काफ़ी ज़्यादा एडमायर करती हैं, या घर के बुजुर्ग लोग धीरेन्द्र शास्त्री को एडमायर करते हैं। नो प्रॉब्लम इन दैट, ओके, यू आर एडमायरिंग, आई एम परफेक्टली फाइन विद दैट। लेकिन उनको सिर्फ इतना कह दो कि भाई ऐसे सवाल आप उनसे पूछ लो, क्योंकि ये जो बयान धीरेन्द्र शास्त्री का यहाँ पे निकला है, ये इसी वजह से निकला है क्योंकि सवाल पूछे जा रहे थे। भाई जिसने ज़िंदगी में कभी कम्युनिस्ट पार्टी के लिए पर्चा तक 10 रुपये में अपना नहीं कटवाया कि भैया हमको सदस्यता दे दो, एसएफआई के लिए सदस्यता लेने नहीं गया, उसको भी ये कम्युनिस्ट घोषित कर देंगे, क्योंकि बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल हैव बीन क्वेश्चनिंग हिम। तो यहाँ पे सिंपल सी चीज़ आ जाती है कि विजडम जो है, एक वाइज आदमी, एक समझदार आदमी इस चीज़ को लेके रिएक्शनरी नहीं रहेगा। एंड दिस इज़ वॉट आई वुड से धीरेन्द्र शास्त्री शुड लर्न फ्रॉम कम्युनिस्ट। मैं कम्युनिस्टों को जानता हूँ जो क्लोज स्पेस में महंगी महंगी उल्टी सीधी बातें एक बार कर देंगे, पर पब्लिक स्पेस में दे आर वेरी वेरी कॉशियस अबाउट एवरी सिंगल वर्ड दे आर स्पीकिंग। सो समझदार व्यक्ति वही है कि पब्लिक स्फेयर में कॉशियस रहे, बात सही रखे, पर्सनल पे हो सके तो भाई तुम तो अच्छे आदमी हो गए, तुम्हारी रीजनिंग ठीक चल रही है,
बट एक अच्छे आदमी की पहचान यही है, एक समझदार व्यक्ति की पहचान यही है कि पब्लिक और पर्सनल स्पेस पे वो बात करे जो बात बेवकूफ़ाना ना लगे, रिएक्शनरी होकर बातें ना रखें, थोड़ा सा स्टेप बैक करके समझदारी के साथ बात रखें। तो भैया तुम लोग के लिए भी यहाँ से सीख है कि डिफेंड करने के चक्कर में किसी भी बात को, तुम्हें भी अगर कोई कुछ कह रहा हो, टेक अ स्टेप बैक। मोमेंट यू बिकम रिएक्शनरी, तुम्हारे अंदर का जो रीज़न है, रैशनैलिटी है, वो निपटती चली जाती है। सो बी इंटेलिजेंट, रिएक्शनरी मत बनो।